Hello everyone. Today we will learn about etiology of mental illness. In this include first biological factor. We will discuss firstly biological factors. Second, neurotransmitter imbalance. Third, hormonal imbalance. Fourth, physical illness. Fifth, substance cause mental illness. Substance. और लास्ट इज psychological factors. These all the factors are affect the mental health. So we are firstly discuss the biological factors. How to affect the biological factor our health. बायोलॉजिकल फैक्टर्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स. बायोलॉजिकल फैक्टर में हम देख रहे हैं पहले जेनेटिक फैक्टर्स. कौन सा फैक्टर्स? जेनेटिक फैक्टर्स. कि जेनेटिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करता है हमारे मेंटल हेल्थ को. जेनेटिक मीन्स या जेनेटिक फैक्टर मीन्स मेंटल इलनेस कैन बी. अगर जेनेटिक का मतलब क्या है कि जो मेंटल इलनेस है कैन बी इनहेरिटेड. मेंटल इलनेस इनहेरिटेड थ्रू कि वन. इनहेरिटेड का मतलब क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर. थ्रू किसके थ्रू? जीन के थ्रू. जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. क्या है जेनेटिक फैक्टर? मीन्स मेंटल इलनेस कैन बी इनहेरिटेड. वो ट्रांसफ़र हो रहा है जीन के थ्रू पेरेंट से चिल्ड्रन के अंदर. ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं कि मेंटल इलनेस डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया. मेंटल इलनेस इज नॉट क्या है? नॉट डायरेक्टली इनहेरिटेड. ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली ही पेरेंट्स में कोई डिजीज़ थी बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया. नहीं. क्या ट्रांसफ़र होता है? बट वल्नरेबिलिटी मीन्स रिस्क ट्रांसफ़र होती है. याद रखना, डायरेक्ट कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है, उसमें रिस्क ट्रांसफ़र होती है. इज इनहेरिटेड. डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है, उन बच्चों में रिस्क ट्रांसफ़र होती हैं. उसको हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर की वजह से बच्चों में साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है. तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है, रिस्क ट्रांसफ़र होती है. हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है रिस्क. ठीक है. तो जेनेटिक फैक्टर्स अगर अबनॉर्मल है या जीन्स अबनॉर्मल हैं तो क्या करेगा? वो अपने जो बच्चों में है वो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होने देगा. क्या नहीं होने देगा? ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होने देगा. सेकंड क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर. जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं या तो उनके लेवल को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. जैसे कोई स्ट्रेस मिलेगा तो वो अपने आप को क्या करेगा? ट्रिगर करेगा वहाँ पे उसको मेंटल इलनेस के लिए. या क्या चेंज कर देगा? उस पर्सन की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेंज करेगा. ये 4 पॉइंट के अंदर जीन्स अबनॉर्मलिटीज़ लेके आता है. ठीक है. तो मीन्स क्या है? इफ अबनॉर्मल जीन्स प्रजेंट. अगर जीन्स प्रजेंट है किसी पर्सन के अंदर तो क्या होगा? ब्रेन फंक्शन चेंज. ब्रेन फंक्शनिंग चेंज. अगर उसके जीन्स में प्रॉब्लम है, अबनॉर्मल जीन्स है, तो ब्रेन फंक्शनिंग क्या होगी? चेंज होगी. और जब ब्रेन फंक्शनिंग चेंज होगी तो क्या होगा? इंक्रीज रिस्क होगा मेंटल इलनेस का. समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं नोट सेट के अंदर. अगर सब
कैसे हम इसको समझें, कैसे हमें पता चलेगा कि जीन्स कैसे अफेक्ट करता है हमारे मेंटल हेल्थ को, ठीक है। वो क्या करेगा, अगर किसी पर्सन में जीन्स अबनॉर्मल है तो उसके ब्रेन फंक्शन को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, स्ट्रेस रेस्पॉन्स को या पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेंज करेगा, जिससे इंक्रीज रिस्क होगा, वल्नरेबिलिटी होगी किसका, मेंटल इलनेस का, ठीक है। अब हमें कैसे एविडेंस, हम कैसे कहें कि ऐसा ही होता है, तो हमने स्टडी करके देखी जिसको हम कहते हैं ट्विन स्टडीज, ठीक है। ये ट्विन स्टडीज़ क्या बताती हैं कि जो ट्विन स्टडी शो करती हैं, सो जो मोनोजाइगोटिक बच्चे होते हैं, कौन से बच्चे, जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, हेव, उनमें हाइयर रिस्क होता है, किसकी तुलना में, हाइयर रिस्क देन डाइजाइगोटिक ट्विन्स। क्योंकि मोनोजाइगोटिक वाला क्या है, एक ही ओवम से डिवाइड होकर बना है, डाइजाइगोटिक डबल ओवम से। तो यहाँ पे जीन में अबनॉर्मलिटीज़ है मोनोजाइगोटिक में बच्चों के अंदर, तो इनमें हाई रिस्क होता है किसका, मेंटेनेंस का, कंपेरिजन किसके, डाइजाइगोटिक ट्विन्स के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इस स्टडी से हमें पता चला है कि अगर जीन में अबनॉर्मलिटी है तो बच्चों में क्या होगा, उसको मेंटेनेंस होगा। फिर एक और स्टडी जिसको हम कहते हैं जीन एनवायरमेंटल थ्योरी या इंटरेक्शन, जीन एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस, जीन एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस। इसमें क्या होता है कि जब मेंटल इलनेस अगर कब होगा, जब उसको स्ट्रेस मिलेगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, मेंटल इलनेस अकर्स व्हेन, कब, जब जीन में क्या है, प्रॉब्लम है, मीन्स वल्नरेबिलिटी है जीन, रिस्क पे है जीन, ठीक है, प्लस अगर उसको अब लाइफ में कभी स्ट्रेस मिल जाता है तो ये दोनों मिला के क्या करेंगे, डिसऑर्डर डेवलप कर देंगे उसमें। तो समझ में आया कैसे एनवायरनमेंट में, कि उसके पहले से उसकी बॉडी में जीन अबनॉर्मल थी और एनवायरनमेंट में क्या था, स्ट्रेस मिल गया उसको। अब ये स्ट्रेस मिलते ये ट्रिगर कर गया इसको, जिसकी वजह से उसको मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल के तो हम समझे इसको, कि कोई पर्सन है जिसको जेनेटिक रिस्क है, जैसे पर्सन हैज जेनेटिक रिस्क, कोई पर्सन है जिसको क्या है, जेनेटिक रिस्क है, ठीक है। अब उसकी ज़िंदगी में क्या हो जाता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है या स्ट्रेस आ जाता है, ट्रॉमा प्लस स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। जब ये ट्रॉमा और स्ट्रेस आएगा तो क्या होगा, वो दोनों फैक्टर्स ट्रिगर करेंगे और ट्रिगर करके किसको इंक्रीज कर देंगे, इलनेस को ट्रिगर कर देंगे, ठीक है। जीन में रिस्क था, ट्रॉमा स्ट्रेस हुआ, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, अब इलनेस को ट्रिगर करते हैं। इस थ्योरी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम इसको हम कहते हैं स्ट्रेस, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, डायथेसिस मॉडल। कौन सा मॉडल, स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना भाई, कि स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल क्या होता है, जब किसी पर्सन के जीन में अबनॉर्मलिटीज है, जेनेटिक रिस्क है और उसकी लाइफ में कोई ट्रॉमा या स्ट्रेस हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, जो इलनेस होता है वो ट्रिगर हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है, उसकी बॉडी में अब इलनेस शो होने लग जाता है। इसी थ्योरी को हम कहते हैं स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल, ठीक है। ये हम अलग से पढ़ेंगे, अभी हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है, तो हम इसको अलग से एक क्लास लेंगे, स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल। बट इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मेंटल इलनेस होता है, ठीक है, ये याद रखना भी। अब हम चल रहे हैं सेकंड के अंदर, कौन सा, या मेंटल इलनेस है वो कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं मेंटल इलनेस विथ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक। जैसे पहला सीजोफ्रेनिया, बाकी सब में ही रखता है, मूड डिसऑर्डर सब में है, बट सीजोफ्रेनिया में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो जनरल पॉपुलेशन होता है उसमें कितना रिस्क होता है, 1% होता है। जो जनरल पॉपुलेशन में रिस्क होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा हुआ है, ठीक है। रिस्क होता है वो 1% के आसपास होता है। अगर एक इफ
वन पेरेंट अफेक्ट, अगर एक पेरेंट अफेक्ट है, किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे में कितना परसेंट चांस होगा? 10% चांस हो। अगर बहुत पेरेंट्स हैं, ये क्वेश्चंस तीनों आ चुके हैं नोट सेट के अंदर, अगर बहुत पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, तो 40% चांस होता है बच्चे के अंदर मेंटल इलनेस होने का। ठीक है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चंस आ चुके। बाकी अदर में सब में होता है, जैसे मूड डिसऑर्डर में होता है, सब में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी में। उसके अलावा मूड डिसऑर्डर के अलावा ईटिंग डिसऑर्डर, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हमारे, ठीक है, उसके अलावा पर्सनैलिटी के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन सब में क्या होता है, जीन एक इफेक्ट करता है, एक ट्रिगर का काम करता है मेंटल इलनेस का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कौन सा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस। पहला हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल, सेकंड हम पढ़ रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। या हम ये भी कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस किसकी वजह से हो रहा है? जीन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर अभी स्टडी देखा था कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या क्या अफेक्ट कर रहा था, कि ब्रेन की स्ट्रक्चर को कम कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस कर रहा था। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर, ये क्या होते हैं? ब्रेन केमिकल्स होते हैं, ब्रेन केमिकल्स, जो डेट क्या करते हैं, कैरी करते हैं किसको? सिग्नल्स को, बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में, बिटवीन न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, जब ये क्या होंगे, वेन दीज केमिकल्स, कौन से? न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स आर, या तो दो कंडीशन होगा, या तो क्या होगा, टू मच हाई होगा, या क्या होगा, टू लिटिल होगा। यही है, या तो हाई होगा या इंक्रीज होगा जब इनमें प्रॉब्लम्स होगी। जब हाई और इंक्रीज होगा तो इससे क्या अफेक्ट हो रहा है? ब्रेन कम्युनिकेशंस, ब्रेन कम्युनिकेशन गेट्स डिस्टर्ब, जिससे हमारा ब्रेन कम्युनिकेशंस क्या हो रहा है? क्योंकि ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर में, ब्रेन के अंदर जो भी सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है वो न्यूरोट्रांसमीटर कर रहा है, बट जब इनका लेवल और इंक्रीज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा ब्रेन कम्युनिकेशन गेट डिस्टर्ब होगा, और ये डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, मेंटल इलनेस डेवलप। क्या डेवलप हो रहा है? मेंटल इलनेस डेवलप। तो हम ये लिख सकते हैं, टू मच और टू लिटिल कॉज डिस्टर्ब ब्रेन कम्युनिकेशन, डिस्टर्ब ब्रेन कम्युनिकेशन एंड मेंटल इलनेस। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी। ठीक है, तो अब केमिकल क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, किस किस डिजीज के अंदर रोल प्ले करता है? ठीक है, तो हम कुछ डिस्कस करते हैं मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन साइकेट्री, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन साइकेट्री। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि केमिकल्स कैसे काम करते हैं, ये सिग्नल का काम करते हैं टू न्यूरॉन्स के बीच में, और जब ये टू हाई होगा, टू लिटिल कम होगा, तो ब्रेन कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस होगा, जिससे मेंटल इलनेस डेवलप होती है। इसी को हम कहते हैं केमिकल इम्बैलेंस थ्योरी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, साइकेट्री में क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे फर्स्ट है डोपामिन, हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डोपामिन रोल इंक्लूड्स, डोपामिन क्या क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर। प्लेजर, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है नोट सेट के अंदर। रिवार्ड, ठीक है, मोटिवेशन, डोपामिन के ये रोल है। अगर डोपामिन अच्छा होगा तो ये सब हमारे अच्छे बने रहेंगे। मूवमेंट एंड थिंकिंग, ये सब रोल प्ले करता है कौन? डोपामिन का। ये क्वेश्चंस आ चुका है
और यहीं से साइड इफेक्ट पता चलता है, हम जब हम सिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे तब मैं आपको डोपामिन अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। जब इम्बैलेंस हो रहा है डोपामिन में, क्या हो रहा है, इम्बैलेंस, तो इंक्रीज हो रहा है डोपामिन, क्या हो रहा है, डोपामिन या तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज होगा तो पर्सन को क्या होगा, साइकोसिस, क्या होगा, हाँ, साइकोसिस। और साइकोसिस होगा तो सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन एंड सस्पियसनेस। वैसे बहुत सारे आते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ठीक है, सस्पियसनेस, ठीक है। और ये सभी किस में दिखाई देता है, सीन इन सीजोफ्रेनिया के अंदर। तो सीजोफ्रेनिया में हम ये कह सकते हैं डोपामिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो साइकोसिस सिम्टम्स आते हैं। और डोपामिन कहाँ इंक्रीज होता है, कौन से, ये पाथवे होता है, क्या होता है, पाथवे होता है डोपामिन का, ये अलग से क्लास लूँगा। तो मीजोलिम्बिक पाथवे पे, मेजोलिम्बिक पाथवे पे क्या होता है, पाथवे पे डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कौन से सिम्टम्स आते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। कौन से सिम्टम्स आते हैं, पॉजिटिव। और ये जो हमने लिखा ये सब क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये सीजोफ्रेनिया में हमें सीन होता है, इसके हम अलग से क्लास लेंगे तब हम और इसको अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके, डिक्रीज डोपामिन, डिक्रीज डोपामिन। हमने भी इंक्रीज की बात की, तो इंक्रीज में तो क्या होता है कि ये साइकोटिक सिम्टम्स लेके आता है। जब डिक्रीज डोपामिन होगा तो मोटर प्रॉब्लम, क्या होगी, मोटर प्रॉब्लम, क्योंकि हमने इसके रोल्स में क्या देखे थे, मूवमेंट डिस्कस किया था, ठीक है। मूवमेंट, इसका रोल क्या है, मूवमेंट। तो जब डोपामिन का लेवल डिक्रीज होगा तो उस पर्सन को हो रहा है मोटर प्रॉब्लम। मोटर प्रॉब्लम में जैसे कि पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आएंगे, किसके लाइक सिम्टम्स आएंगे, पार्किंसनिज्म में लाइक सिम्टम्स आएंगे। एंड ईपीएस, ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चंस दोनों रिपीट हो चुके हैं कि डोपामिन डिक्रीज होगा तो क्या होगा। तो ईपीएस क्यों आता है, एंटी साइकोटिक साइड इफेक्ट की वजह से। ये हम जब पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं इसको, ठीक है, एंटी साइकोटिक इफेक्ट्स के साथ। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मुझे पता है कि ये क्लास मैं बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, आपको इतना कंटेंट एक साथ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर डोपामिन डिक्रीज होना है तो मोटर प्रॉब्लम्स हो रही, जिसमें हम कहते हैं पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, और ईपीएस सिम्टम्स होता है, ठीक है। अब हम सेकंड न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं, सीरोटोनिन। कौन से ट्रांसमीटर की, सीरोटोनिन। और ये एग्जाम में आ चुके हैं, ये नोट सेट के अंदर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, सीरोटोनिन। तो पहले हम लिखते हैं इसका रोल क्या है। पहला है मूड रेगुलेशंस, मूड रेगुलेशन। सेकंड क्या है, स्लीप या एपेटाइट, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रोल किसके, हम रोल पढ़ रहे हैं सीरोटोनिन की। सीरोटोनिन क्या क्या काम करता है, या एंड सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे गए हैं नोट सेट के अंदर। और जब इम्बैलेंस होगा, क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। तो इम्बैलेंस में क्या है, डिक्रीज सीरोटोनिन, क्या है, डिक्रीज सीरोटोनिन। तो डिक्रीज किस किस में होता है, डिप्रेशन में। सीरोटोनिन का लेवल क्या होता है डिप्रेशन में, डिक्रीज होता है। सुसाइडल थॉट्स में एंड एंजाइटी में। याद रखना, एंजाइटी में भी डिक्रीज होता है। डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट एंड एंजाइटी, इन तीनों में क्या होता है, डिक्रीज होता है। किसका किसका लेवल, सीरोटोनिन का लेवल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिक्रीज है, तब कौन सी मेडिसिन काम करती है, ड्रग लिंक्स। तो हम कहते हैं SSRI, ठीक है। ये क्या करता है, SSRI इंक्रीज करता है किसको, सीरोटोनिन को। SSRI जो ड्रग्स होती है वो इंक्रीज करता है सीरोटोनिन को। तो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, ये क्वेश्चंस आ चुका है, फ्लुक्जेटाइन्स एंड सर्टालिन। ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछ लिया गया है, ठीक है, कि सीरोटोनिन जो है वो डिक्रीज हो रहा है डिप्रेशन के अंदर, कौन सी मेडिसिन इंक्रीज करेगी और क्या क्या काम करती है। हम इनको डिप्रेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर हम बात कर रहे हैं नॉरएपिनेफ्रिन। हमने पहला पढ़ा था डोपामिन, सेकंड सर्टालिन, और थर्ड पढ़ रहे हैं नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम कहते हैं नॉरएड्रेनालिन, ठीक है।
अब इसका भी हम पहले देखते हैं कि इसका रोल क्या है, कि काम क्या करता है ये हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि यहीं से हमें रोल से पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला है अलर्टनेस के लिए, क्या करता है ये, हमें अलर्ट करता है, ठीक है। सेकंड क्या करता है, एनर्जी डेवलप करता है। थर्ड क्या है, अटेंशन। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आ चुके हैं नोट सेट के अंदर, ठीक है। जब इम्बैलेंस होगा, ठीक है, इम्बैलेंस में क्या होता है, डिक्रीज नॉर एफिनेफ्रिन, डिक्रीज नॉर एफिनेफ्रिन। तो जिससे क्या होगा, जब ये अलर्टनेस करता है तो जब डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, पर्सन लो एनर्जी फील करेगा या एनर्जी डाउन हो जाएगी, ठीक है, लो एनर्जी, ठीक है। और क्या करा, अटेंशन में हेल्प करा, अलर्टनेस में, तो पर्सन क्या होगा, पुअर कंसंट्रेशन, क्या होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स किससे आते हैं, तो डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन में नॉर एफिनेफ्रिन का लेवल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये याद रखना, डिप्रेशन में नॉर एफिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज होता है। बट जब ये इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज नॉर एफिनेफ्रिन, तो इंक्रीज होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपर एराउजल, एक्टिव क्या होगा उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, हाइपर एराउजल एंड पैनिक स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सिम्टम्स किस में आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर में, एंजाइटी डिसऑर्डर में। तो जब नॉर एफिनेफ्रिन इंक्रीज होगा तो पर्सन में क्या होता है, एंजाइटी होता है, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब इंक्रीज होगा तो हमारा अलर्टनेस में इंक्रीज हो जाएगा, पैनिक स्टेज में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो नॉन एफिनेफ्रिन इम्बैलेंस हो रहा है एंजाइटी प्लस डिप्रेशन के अंदर, दोनों में इम्बैलेंस होता है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से नंबर की, पहले हमने पढ़ा डोपामिन, सीरोटोनिन, थर्ड नॉन एफिनेफ्रिन, फोर्थ हम बात करते हैं गाबा, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आ चुका है, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आ चुका है नोट्स के अंदर। और इसका रोल से तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, मेन इनहिबिटरी, क्या है, मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है। एंड क्या करता है बॉडी में, काम ब्रेन एक्टिविटी, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को काम करता है, ठंडा करता है ब्रेन को, रिड्यूज करता है हमारी एक्साइटेबिलिटी को, रिड्यूज एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। और जब ये इम्बैलेंस होगा, ठीक है, इम्बैलेंस पे पहला कौन सा है, जब गाबा का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और पता चल गया है कि क्या काम करता है, मेन इनहिबिटरी का काम करता है, ब्रेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। जब गाबा ही डिक्रीज हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, हमारी ओवर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि काम जब ये है ही नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, क्या होगा, ओवर एक्टिव ब्रेन हो जाएगा, क्या होगा। और एंजाइटी, एंजाइटी में गाबा का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड क्या होता है, पैनिक स्टेज में चलाएगा। एंड इंसोम्निया, क्योंकि काम नहीं कर रहा है तो इंसोम्निया प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सी ड्रग्स लिंक करती हैं गाबा के डिक्रीज लेवल के अंदर, तो वो होती है बेंजोडाइजेपिन। ये क्वेश्चंस आ चुका है भाई, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करता है गाबा इफेक्ट को, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, डाइजेपाम, ये क्वेश्चंस आ चुका है, लोरेजापाम, ये हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम मेडिसिन पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो एग्जाम पॉइंट के लिए क्या है, एग्जाम पॉइंट के लिए तो डिक्रीज गाबा किस में प्रेजेंट होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर में। जब गाबा डिक्रीज हो जाएगा तो पर्सन को क्या होगा, एंजाइटी डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज हमने अभी पहला ही डिस्कस किया ईटियोलॉजी में, पहला कौन सा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का और ब्रेन स्ट्रक्चर का था।
ठीक है। तो मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड करने की कोशिश, वैसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बट वो इतना रोल प्ले नहीं करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर हम नेक्स्ट सेकंड क्लास में मिलेंगे जहाँ पर हम ब्रेन स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज में लिख सकते हो कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।